नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर का एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। आसमान से बरसी आफत ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं और जख्मियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पूरी तरह मलबे में दब चुका है, जो रास्ता श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। आज वही रास्ता मातम का मंजर बन गया है। एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने बताया है कि बचाव अभियान लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं, लेकिन हालात बहुत चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पहाड़ों में दरार पड़ रही है, ऊपर से पत्थर और चट्टानें गिर रही हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। भूस्खलन के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। घायलों को स्ट्रेचर पर उठाकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी और हैवी मशीनरी लगाई गई है, लेकिन बारिश के कारण मशीनें भी फंस रही हैं। इसी बीच जम्मू के कई अन्य हिस्सों से बादल फटने की खबरें भी आ रही हैं। देर रात आसमान से बरसी आफत ने नदियों और नालों को उफान पर ला दिया है। तेज बहाव के साथ चट्टानें, पेड़ और मिट्टी नीचे आ गिरी। कई मकान पल भर में जमीन दोज हो गए। लोगों को भागकर सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। सड़कें बह गई हैं, बिजली और पानी की सप्लाई बाधित हो चुकी है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर बने रहने की अपील भी की गई है। कटरा में हालात सबसे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वहां रोजाना हजारों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, लेकिन कई लोग अब भी फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका होने की वजह से भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं आम है वहां पे, लेकिन इस बार हालात बहुत भयावह है, क्योंकि श्रद्धालुओं का मुख्य मार्ग प्रभावित हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल एनडीआरएफ और सेना की टीमें मौके पर तैनात है। घायलों का इलाज कटरा और जम्मू के अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर इस वक्त भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। आसमान से बरसी आफत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी तकनीक और तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत के सामने सब बेबस है। इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम भोगल जम्मू कश्मीर से। शुभम, जैसा कि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात अभी बहुत ज्यादा ही खतरे में हम देख रहे हैं। वहां लगातार कोई ना कोई हादसा हो रहा है। क्या अपडेट आ रही है इस खबर पे? देखिए, को बताते चले जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू की 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस तरीके से हैं, पूरे हाई अलर्ट पर हैं। का मंजर जो है वो यहाँ पर आंखों से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अभी लखनपुर इलाके की अगर हम बात करें तो लखनपुर से जो भी खबर आ रही है कि वहां पर जो है वो सीआरपीएफ के 22 जवानों को वहां से जो है वो रेस्क्यू किया गया है और 25 आम लोगों को जो है वहां से रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि लगातार पानी का बहाव जो है वो बढ़ रहा है। चाहे हम जम्मू के चौथे ब्रिज की बात करें, वो भी कल से जो है वो जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। एम्स जो कि जम्मू का जो एम्स जो बनाया गया है उसके पास एक बड़ा ही पुराना पुल है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हम लोग ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि तबाही का मंजर अभी भी जारी है। जी, कल प्रशासन ने जो मना कर दिया था श्रद्धालुओं को वहां जाने से, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार की अगर हम बात करें तो वहां पर भी एक जो है वो देखने को मिला है कि वहां पर भी लैंडस्लाइड होने की वजह से काफी लोगों की जो है वो जान चली गई है। कई लोगों को जो है वो वहां पर चोटें आई हैं, पर फिर भी फिलहाल जो है वो यात्रा जो है वो पूरे तरीके से बंद कर दी गई है। आवाजाही जो है वो दोनों रास्तों से बंद कर दी गई है और श्रद्धालुओं से यही कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में बैठे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल जो जम्मू डिवीजन के लिए खासतौर पर जो ऑर्डर कल जो है वो आया था कि जम्मू
जम्मू डिवीजन के, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं, ऑफिस हैं, चाहे सरकारी ऑफिस हैं, उनको पूरे तरीके से प्रतिबंध जो है वो जम्मू डिवीजन में लगाया गया है। जी अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो वो कार्य बचाव कैसा चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारिश के चलते काफी ज्यादा असुविधा हो रही है, कैसा चल रहा है वहाँ का राहत बचाव कार्य? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप बताएं तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो फोर्सेस जो है वो वहां पे रेस्क्यू चलाए हुए हैं। 25 लोगों को फिलहाल अभी तक जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है और 22 सीआरपीएफ के जवानों को भी जो है वहां से रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है और जितने भी दरिया हैं वो इस वक्त काफी उफान पर हैं और जो भी साथ लगते दरियाओं के नदी नाली जो है उनके साथ लगते जितने घर हैं उन सभी को जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है और सभी लोगों के लिए बचाव कार्य और सभी को पीछे हटने की जो है हिदायतें प्रशासन दे रहा है। जी, प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं इसको लेकर? हम देख रहे हैं कि राहत बचाव कार्य तो जारी है, लोगों को बचा भी लिया गया है, लेकिन जो श्रद्धालु है उनको वहां आने से मना करने के लिए प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से अगर हम बात करें तो श्राइन बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फरमान जो है वो जारी किया गया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल जितने भी हैं उन पर भी जो है ये ऑर्डर जो है वो कह दिया गया है कि यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है, जिस तरीके के आसार बने हुए हैं, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी जी का दरबार पर जो है वो सब जानते हैं कि वो एक पहाड़ी एरिया है और उस एरिया से निकलना बड़ा ही डिफिकल्ट रहता है। श्राइन बोर्ड की तरफ से बड़ी हिदायतें दी गई हैं और लैंडस्लाइड होने के बाद सभी श्रद्धालुओं को जो है वो फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है दोनों रास्ते जो हैं वो श्राइन बोर्ड ने जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पर फिलहाल लगातार वहां पर जो है बारिश जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो जारी है और खासतौर पर 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो देखने को मिल रहा है। जी, इस दुखद घटना से जितने लोगों की मौत हुई है पुष्टि करी गई थी, क्या लगता है उस नंबर में इजाफा हो सकता है या फिर अभी जो कार्य किया गया है जितनी मौत की पुष्टि हुई है वही रहेगी? देखिए, लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ये इजाफा जो है वो और बढ़ेगा और ये नंबरिंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है। कई जगहों पर जो है वो ये देखा जा रहा है कि हमारी सुरक्षा बल जो है वो लगातार तैनाती बनाए हुए हैं और रेस्क्यू जो है वो उसका प्रयास जो है वो सबसे ज्यादा किया जा रहा है और अभी ऐसा लग रहा है कि ये मौतों का आंकड़ा जो है अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये और नंबरिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएगी। जी, शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी जानकारी लेने के लिए, हमारे साथ बने रहिएगा आप। महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से सटे विरार में आधी रात को बड़ा हादसा हो गया। विरार शहर की रामाबाई बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया और इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं राहत की खबर की यह है कि मलबे से अब तक 9 लोगों को जिंदा बाहर भी निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें, महानगर पालिका के कर्मचारी और पुलिस बल मौके पर वहां तैनात है। वसई विरार महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत ने जानकारी दी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र इस वक्त गणेश उत्सव की खुशियों में डूबा हुआ है, लेकिन विरार की इस घटना ने माहौल को और गमगीन कर दिया है। 4 मंजिला इमारत का हिस्सा आधी रात अचानक गिरा। लोग गहरी नींद में थे। कई परिवार मलबे में दब गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जगह जगह जेसीबी और मशीनें लगाई गई, लेकिन मलबे में अब भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत पुरानी थी और लंबे समय से जर्जर हालत में थी। हालांकि हादसे की असली वजह क्या रही है, जांच के बाद ही साफ किया जाएगा। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की 2 टीम ने इस इंसिडेंट से रिस्पॉन्ड किया है। एक टीम आरआरसी मुंबई से आई हुई है और एक आरआरसी पालघर से आई हुई है। और जैसे ही रात में 12 बजे इस बिल्डिंग के कोलैप्स होने की सूचना जिला प्रशासन के द्वारा हमारे रेस्पर्ट्स को दी गई, हमारी यूनिट को दी गई, तो तुरंत ही हमारी जो एक यूनिट यहाँ से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड थी प्री मानसून डिप्लॉयमेंट के पीरियड में, उसने इमीडिएटली इस लोकेशन पर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने जो प्राइमरी सर्च की यहाँ पर आके, जो टेक्निकल सर्च की, कैनाइन सर्च और मैनुअल सर्च में उन्होंने 4 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया था, जिसमें एक डेड विक्टिम थे और बाकी 3 जो थे वो लाइफ थी। बस रास्ते में एक जो बच्ची थी 1 साल की, उसकी रास्ते में डेथ हो गई, ऐसी सूचना मिली है। किस तरह से
इस खबर को लेकर हमारे साथ मुरारी सिंह जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। मुरारी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं इतने गंभीर हालात वहां पे बने हुए हैं, ये हुआ कैसे, इसके पीछे की वजह क्या रही, आपसे हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है हादसे की वजह क्या है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से 12 लोग जो है वो सीरियस है। अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी घटना स्थल पर चल रहा है। हादसे की आधिकारिक पुष्टि न तो पुलिस न तो नगर पालिका की तरफ से अभी तक हो पाई है। जैसे हम देख रहे हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में अभी गणेश चतुर्थी को लेकर धूम मची हुई है, वहाँ पे ऐसा हादसा होना, वहाँ का क्या माहौल बना हुआ है, लोगों के क्या वहाँ पे प्रतिक्रियाएं आ रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आज गणेश चतुर्थी की स्थापना हुई है, 10 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है, लेकिन मुंबई से सटे पालघर के विरार की बात करें तो विरार के तिवरपाड़ा में इस समय मातम पसरा हुआ है, क्योंकि 10 से ज्यादा लोग अस्पताल में एडमिट हुए हैं। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। घटना को लेकर के आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा है। एक तरफ जहां गणपति उत्सव है, वहीं मुंबई से सटे विरार में जो है मातम पसरा है। बेमौसम जिस तरीके से बारिश ने करवट फेरा था और सप्ताह भर लगातार बारिश हुई थी। पुरानी इमारत थी, लगभग 40 साल से ज्यादा पुरानी इमारत बताई जा रही है। मुरारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे इमारत गिरी है, इसके पीछे की क्या वजह, किसकी गलती है इसके पीछे, जो इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी घटना जो हमें देखने को मिल रही है, गलती किसकी थी इसके पीछे? देखिए, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया है। संवाददाता और चैनल के माध्यम से कोई स्पष्टित नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अभी तक न तो विरार पुलिस, न तो नगर पालिका, न तो स्थानीय विधायक की तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो आसपास के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बिल्डिंग मौत की दावत दे रही थी। प्रशासन की लापरवाही थी, सही समय पर बिल्डिंग खाली नहीं कराया गया, उनका पुनर्वसन नहीं किया गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। तकरीबन 1 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो विरार पुलिस की तरफ से की जाएगी, जिसमें महानगर पालिका, स्थानीय प्रशासन होंगे। उसके बाद ही पूरे घटना की असली सच्चाई सामने आ पाएगी। जी, ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी जी। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही और अपडेट लेने के लिए, ऐसी और जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आसमान से नहीं, जमीन से बरसी आफत, तिब्बत में भूकंप। आज तिब्बत की धरती एक बार फिर कांप उठी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन तिब्बत का इलाका भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील माना जाता है। याद दिला दें, इसी साल 7 जनवरी 2025 को तिब्बत के डिंगरी काउंटी में भयानक भूकंप आया था। उस वक्त यूएसजीएस ने इसकी तीव्रता 7.1 बताई थी। उस भूकंप में 126 लोगों की मौत हुई थी, 188 लोग घायल हुए थे और 3600 से ज्यादा घर मलबे में तब्दील हो गए थे। करीब 46,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा था। इतना ही नहीं, उस वक्त नेपाल, भूटान और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी झटके महसूस किए गए थे। तिब्बत का पठार लगातार भूकंपीय हलचल से जूझता रहा है, क्योंकि ये इलाका भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने वाले जोन में आता है। इसी वजह से यहाँ आए दिन धरती हिलती रहती है। इसी साल 12 मई 2025 को भी यहाँ 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि उस वक्त राहत की बात रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। अगर इतिहास देखें तो तिब्बत में सबसे बड़ा भूकंप 15 अगस्त 1950 को आया था, जिसे असम तिब्बत भूकंप कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.6 मापी गई थी। इतिहास के 8 सबसे बड़े भूकंपों में इसकी गिनती होती है। उस हादसे ने नदियों का रुख बदल दिया था। बड़े पैमानों पर भूस्खलन आए थे और हजारों लोगों की जान चली गई थी। यानी एक बार फिर तिब्बत ने महसूस किया धरती का कहर। आसमान से नहीं, जमीन से बरसी आफत, तिब्बत में भूकंप। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा लगातार सुर्खियों में है।
आज इस यात्रा का 11वां दिन है और राहुल गांधी ने इसे दरभंगा से आगे बढ़ाया है। हजारों समर्थकों की भीड़ के बीच राहुल गांधी ने जनता से सीधा संवाद किया। राहुल ने कहा, अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हर नागरिक की आवाज सुननी होगी। यही इस यात्रा का मकसद है। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। जहां जहां ये यात्रा पहुंच रही है वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कांग्रेस मान रही है कि बिहार में ये यात्रा उसके लिए राजनीतिक ऑक्सीजन साबित होगी। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर भी है। उन्होंने दरभंगा की सभा में कहा, ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सुनती है, गरीब, किसान और नौजवान की आवाज को दबा दिया जाता है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने साफ कहा कि हम इस यात्रा से सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने नहीं निकले, बल्कि जनता के मताधिकार की रक्षा करने निकले हैं। बिहार के सियासी रण में राहुल गांधी की यात्रा लगातार माहौल बना रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी का सीधा जुड़ाव जनता से बढ़ता जा रहा है और यही 2025 की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। गुरुग्राम में बुधवार देर रात स्पेशल टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 के पैरों में गोली लगी है। सभी को इलाज के लिए गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल और रोहित सिरधानिया ने राहुल फाजिलपुरिया की हत्या करवाने की साजिश रची थी। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि शूटर पटौदी रोड स्थित वाजिरपुर इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। इसी आधार पर पुलिस ने इलाके में ट्रैंप लगाया। संदिग्ध बिना नंबर प्लेट के इनोवा कार को रोकने की कोशिश की गई तो उसमें सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने 4 शूटरों को पैरों में गोली मारकर काबू में किया, जबकि 5वें को बिना चोट के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान झज्जर निवासी विनोद पहलवान, सोनीपत निवासी पदम उर्फ राजा, शिवम उर्फ काला, गौतम उर्फ गोगी और आशीष उर्फ आशु के रूप में हुई है। एसटीएफ डीएसपी प्रीतपाल सिंह ने बताया कि सभी आरोपी कुख्यात गैंगस्टरों के शार्प शूटर हैं। उनसे पूछताछ जारी है और जल्द ही कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राहुल फाजिलपुरिया पर जानलेवा हमला हो चुका है, जबकि उनके फाइनेंसर की हत्या की जा चुकी है। इस घटना ने एक बार फिर गैंगस्टरों की सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, पूछताछ जारी हो रही है। नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। सेक्टर 142 थाना पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक बदमाश बहुत शातिर और खतरनाक है, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। आज देर रात पुलिस को उसकी लोकेशन मिली और जब टीम उसे पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत काबू में लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि उसके पास से अवैध तमंचा, अवैध चाकू और चोरी की एक बाइक बरामद हुई। आपको बता दें, यही वो बदमाश है जिसने हाल ही में 2 युवकों पर चाकू से हमला किया था और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था। तभी से पुलिस इसकी तलाश में थी और अब आखिरकार मुठभेड़ के बाद इसे पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस घायल बदमाश से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसके साथ और कौन कौन इस आपराधिक गैंग में शामिल है। पुलिस का दावा है कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था। गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। कहीं खास परंपराएं देखने को मिल रही है तो कहीं अनोखी झलक। तमिलनाडु के चेन्नई से शुरुआत करते हैं, जहां मनाली क्षेत्र में इस बार गणपति की बहुत अनोखी प्रतिमा स्थापित की गई है। ये प्रतिमा किसी मिट्टी या धातु से नहीं बल्कि 7,500 पुस्तकों से बनाई गई है। यह अनोखी पहल लोगों को शिक्षा और ज्ञान का संदेश भी दे रही है। वहीं बेंगलुरु के KR मार्केट में अलग ही रौनक नजर आई।
गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां फूल और फलों की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे मार्केट में उत्सव का रंग साफ झलक रहा है। राजस्थान के जयपुर की बात करें तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पूजा अर्चना का गणपति बप्पा से सुख समृद्धि की कामना की। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में भी गणेश उत्सव की धूम है। श्रीमंत डगडू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और उत्सव समारोह में शामिल हुए। असम के गुवाहाटी में भी भक्तों का उत्साह देखने लायक था। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोग गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और माहौल भक्ति रस में डूबा देखा। इसके अलावा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी गणेश उत्सव की अलग ही छटा रही। श्री पुलियाकुलम विनयनगर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ बप्पा की पूजा की। यानी गणेश चतुर्थी का पर्व इस बार भी पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।